कल हम लोग डिस्कस किए थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम था मुगल वंश के बारे में हम लोग डिस्कस किए। बाबर की पूरी हिस्ट्री को हम लोग पढ़े थे, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर देखिए तो हम लोग का जो चैनल है इसमें वेल एजुकेशनल हब, उसमें आके देख लीजिए, पूरा डिटेल से बताया गया बाबर के बारे में। अब बाबर के बाद और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत अब इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में, उसका बाबर का जो सुपुत्र था हुमायूं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। हुमायूं यह भी एक मुगल वंश का एक परेशान, जिसे बोलते परेशान राजा था। ये अपनी जिंदगी से परेशान था। कहा जाता है कि यह जो राजा था ना, ये बादशाह के तख्त पे आ तो गया था, लेकिन आकर भी इसको जब ये बादशाह बना था, अगर मैं हुमायूं के बारे में बात करूं तो हुमायूं के शासन जो है वो, उसका शासन जो ड्यूरिंग था वो था 1530 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया था थी ना, वो काबुल में हुआ था। सन 1508 ईस्वी को इसकी पैदाइश हुई थी। काबुल में इसकी पैदाइश 6 मार्च 1508 ईस्वी को इसकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, काबुल में। बाबर का ये सबसे बड़ा बेटा था। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था और हुमायूं की पैदाइश सन 1508 ईस्वी में हुआ था काबुल में। ठीक, अब बात करते हैं काबुल में इसकी पैदाइश होने के बाद, जब इसका हुमायूं का पिताश्री जिसका नाम बाबर है, उसकी इंतकाल हो जाता है। इसके मरने के बाद शासन में आ जाता है भारत में। जब ये आता है तो भारत में शासन बनता है हुमायूं की। अब हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र होता है। हुमायूं मुगल वंश का शासक बनता है, लेकिन हुमायूं के और भी एक भाई थे जिसका नाम था कामरान। हुमायूं जैसे ही तख्तशाही पर आया तो अपने छोटे भाई कामरान को उसने कहा कि भैया तू 2 राज संभाल। तो उसको कामरान को काबुल और कंधार, ये 2 जगह का सत्ता संभालने के लिए दे दिया। लेकिन इसके 2 भाई और भी थे। इसके 2 भाई में से एक भाई का नाम था अस्करी और एक का नाम था हिंदाल। अस्करी को उसने संभाल दिया था और हिंदाल को अलवर दिया था। यानी इन जगहों को, इन सब क्षेत्र में राजा का तख्तशाही दिया था हुमायूं ने अपने इन भाइयों को। हुमायूं चूंकि बाबर के मरने के बाद मुगल वंश का दूसरा बादशाह बना था, मुगल वंश का दूसरा बादशाहत के तख्त पर आते ही उसने अपने भाइयों को अलग अलग जगह पर राजगद्दा दे दिया। हुमायूं भारत में अपना सत्ता और भी फैलाने के लिए, उसका एक मिशन था कि मैं भारत में बिहार और अन्य जगह पर अपना शासन करूं। तब उसने भारत में बिहार को जीतने के लिए, उस समय बिहार का जो राजा था वो था शेर खां नाम से एक व्यक्ति। तो ये बिहार पर अपना शासन दोबारा स्थापित, बिहार पर शासन स्थापित करने के लिए ये अपने सहपाठी, अपने पूरे सैनिक, अपने लाव लश्कर के साथ बिहार के चौसा नामक जगह पर आया था। चौसा नामक एक जगह है, वहां पर वो अपना स्थापित आया अपने पूरे लाव लश्कर, सैनिक, हथियार सबको लेकर के। किसके साथ युद्ध करने के लिए? बिहार में शेर खां के साथ युद्ध करने के लिए। और उसने बिहार में शेर खां के साथ युद्ध किया सन 1539 ईस्वी में, और उसी युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो चौसा का युद्ध बिहार में 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा। हुमायूं को हार का मुंह देखना पड़ा। क्यों हारे, इसके लिए एक लंबी दास्तान है, वो हम आपको सरसरी तौर पर सिर्फ बता देते हैं। क्योंकि जब बिहार के चौसा पे हुमायूं अपने सारे लाव लश्कर के साथ आए थे युद्ध करने के लिए, इस बीच में ये थोड़ा लापरवाह राजा थे। इस बिहार में जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई ना, तो बिहार में बाढ़ के कारण हुमायूं का सारा जो लश्कर है वो या तो भाग गए या तो बाढ़ के कारण दह गए। उनके जो हथियार थे वो बर्बाद हो गए। तो कहीं ना कहीं इस सब घटनाओं के कारण बिहार में यह चौसा के युद्ध में हुमायूं कमजोर पड़ गया और उस कमजोरी का फायदा उठा करके शेर खां ने उसको पराजित किया।
जब शेर खां ने उसको पराजित किया तो शेर खां ने जब चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तो उसी में उसको एक उपाधि मिली, शाह की उपाधि। यानी शेर खां को शाह की उपाधि मिली कब? जब उन्होंने मुगल वंश का एक बादशाह हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हराने के बाद शेर खां को एक शाह की उपाधि मिली थी। उसके बाद जब उसको चौसा के युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा तो इसके सामने अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि इसके पास ना, बिल्कुल ये निहत्थे हो गए थे। अब इसके जान बचाने के लाले पड़ गए थे। अंततः ये अपनी जान बचाने के लिए वो भागता हुआ गंगा के किनारे पहुंचता। गंगा किनारे एक नौकाकार रहता है जो नाव चलाता है, उसको भिश्ती बोला जाता है, वो रहा करते थे, जिसका नाम निजाम था। हुमायूं ने उनको एक दिन का राजा बनाने का वादा किया और कहा कि तुम मुझे यहां से सिर्फ पार करा दो ताकि मैं अपनी जान बचा करके दिल्ली। जब दिल्ली वो गया किसी तरह से अपनी जान को बचा करके, वहां जाके पता चला कि हुमायूं ये सोच के गया था कि चलो मैं बिहार हार गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी भी सल्तनत पे बना हुआ हूं। लेकिन जब वो दिल्ली गया ना तो दिल्ली में उसके भाई लोग, जो कामरान था, जो अस्करी था, जो हिंदाल था, ये तीनों उसके सगे भाई थे। ये तीनों ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रच लिया था अन्य राजाओं के साथ मिलकर के। यानी जब वो बिहार से पराजित होने के बाद दिल्ली गया तो पुनः अपने स्थान पर वो नहीं बैठ पाया, जिस कारण शेर खां दोबारा उस पर हमला कर दिया और फिर उसको भारत छोड़कर वो भागना पड़ा। फिर वो यहां पर अपना राजगद्दी, शासन सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो भारत छोड़ के चले गए और फिर वो फारस गया। फारस जब वो पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात बानो होता है और वहीं पर उससे मोहब्बत होता है और उससे वो विवाह करता है। यानी फारस में इधर वो युद्ध कर लिया, युद्ध में पराजित हो गया। युद्ध में पराजित होने के बाद अपनी राजगद्दी, शासन सब छोड़ के वो भाग रहा था, भारत छोड़ना पड़ा। फारस गया और फारस में जाकर के उसने हमीदा नाम की एक लड़की से उसने शादी किया और उसके बाद शादी करने के बाद फिर वहां से अपनी बीवी को लिया और फिर वो आ गए अमरकोट। जब अपनी पत्नी और अपने सारे लाव लश्कर और बहरम खां के साथ जब वो अमरकोट पहुंचे तो अमरकोट में जाकर के अमरकोट का एक राजा था जिसका नाम था राणा वीरशाल। राणा वीरशाल से इसकी मुलाकात होती है और यह राणा वीरशाल को यह उससे वो मदद की गुहार करता है कि क्या आप मुझे, मैं भी एक राजा हूं, क्या आप मुझे यहाँ कुछ दिन के लिए पनाह दे सकते हैं। राणा वीरशाल उसको आसरा देता है, पनाह देता है। और फिर जब वो पनाह देता है तो राणा वीरशाल के घर में अपनी बीवी, अपनी पत्नी हमीदा बानो को छोड़ता है, फिर वापस सिंधी के लिए आ जाता है। फिर वो वापस युद्ध करता है सिंधी में और सिंधी जीतता है और सिंधी जीतने के बाद फिर वो अस्कंद जीतता है, सिंधी जीतने तो फिर कंधार को विजय करता है और कंधार विजय होने के बाद फिर दोबारा सन 1555 ईस्वी को वापस दिल्ली के सल्तनत पर बहरम खां और फारस के सपोर्ट से वो अफगान के जितने भी शासक थे सबको हराकर दोबारा वो दिल्ली पर कब्जा करता है और फिर वापस पुनः वो अपने सत्ता पर बैठता है 1555 ईस्वी को। और जब वो 1555 ईस्वी को दोबारा सत्ता पे आता है तब वो फिर पूरा सब चीज को खोया हुआ शासन मिल जाता है। फिर हुमायूं 1556 ईस्वी में एक लाइब्रेरी, यानी उनके जो लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था, वहां से सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से हुमायूं का शासनकाल समाप्त हो जाता है। इस बीच में जब वो सिंधी युद्ध करने आया था तो सिंधी युद्ध करते समय उनको एक खुशखबरी मिलता है कि उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ है। उस बेटे के पैदाइश की खुशी में वो अपने सारे सहपाठियों के बीच में कस्तूरी बांटता है और कस्तूरी बांटते समय ये संदेश देता है, ये मैसेज देता है कि जिस तरह से मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये कस्तूरी आप लोगों के बीच महकता है, मेरा बेटा भी एक दिन उस तरह महकेगा और उस बेटे का नाम अकबर रखा जाता है। तो इस तरह से हुमायूं का बेटा अकबर होता है। 1556 ईस्वी में सीढ़ी से गिरने के कारण जब उसका मौत हो जाती है, उसके बाद अकबर शासन पे आता है। फिर हम लोग अकबर के बारे में नेक्स्ट